हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो भी इग्नू से प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रही है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में जितने भी रूल एंड रेगुलेशन प्रैक्टिकल के लिए होते हैं सब पे जो है बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये देख सकते हैं, ये जो प्रैक्टिकल मैनुअल है, ये जो देख सकते हैं इग्नू के साइट से हमने डाउनलोड किया है। पूरा प्रैक्टिकल का मैनुअल है जिस जैसे से प्रैक्टिकल कैसे कैसे होते हैं। ये जनरल जो है सबके लिए है, लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे एमएससी जूलॉजी वालों के लिए जो इग्नू से कर रहे हैं। पहली बात तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का तो क्वेश्चन यही था, क्या एमएससी अगर हम कर रहे हैं जूलॉजी में इग्नू से तो क्या ये सभी जॉब के लिए वैलिड है कि नहीं है। ये बहुत मोस्ट कॉमन था, जो बहुत बार बार जो है स्टूडेंट के थ्रू पूछा गया था। तो हम बात करें कि ये जो है सभी के लिए वैलिड है, चाहे जॉब वो प्राइवेट जॉब वाले हो, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हो, या चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हों। तो ये चाहे आप गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब करेंगे फ्यूचर में, तो ये सभी के लिए वैलिड होगी, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वैलिड है। तो ये वैलिडिटी का जो आपका डाउट है इसको क्लियर आउट हो चुका होगा कि ये जो इग्नू से आप कर रहे हैं सभी में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि मैम इसमें तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, इग्नू तो प्राइवेट स्टडी करवाता है, तो फिर कैसे इसमें। तो ऐसा नहीं है, इग्नू में क्लासेस भी करनी होती हैं, ऑनलाइन करनी होती, पर ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप ज्ञान कोश जो है टीवी भी है और पोर्टल भी है, जहाँ जाएंगे समर्थ पोर्टल है, कहीं भी जाएंगे आप ज्ञान कोश पर जनरली जो है ये पढ़ाया जाता है, वहाँ क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है इग्नू में होता है, ऐसा नहीं है कि इग्नू टोटली प्राइवेट है भाई, है नहीं, सेमी है। तो यहाँ पर जो होता है, और हाँ क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है, कितने दिनों का होता है टोटल, आप 2 साल का कोर्स है और 2 साल में आपको 54 डे जो होता है डेज का प्रैक्टिकल कंपलसरी है करना। इसको नहीं कीजिएगा तो आपके जो डिग्री है आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए जो है ये जो डिग्री है इग्नू की एमएससी से अगर एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं तो ये जो है वैलिड होती है सभी के लिए, प्राइवेट के लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी। अगर आगे बात करते हैं कि ये 54 डेज़ का ही क्यों होता है, इससे कम क्यों नहीं हो सकता। तो आप जो है जब भी आप अपने सब्जेक्ट को, आपके प्रोग्राम कोड क्या है आपका, प्रोग्राम कोड की बात करते हैं तो एमएससी अगर कर रहे हैं प्रोग्राम कोड की बात करें तो, ठीक है, प्रोग्राम कोड क्या है आपका MSc ZOO, ये आपका प्रोग्राम कोड है। अगर कोर्स कोड की बात करते हैं तो जितने सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि सब्जेक्ट आपका सेल बायोलॉजी है, आपका मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी है, तो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी पहला पेपर है आप सभी का, जिसका कोड क्या है, कोर्स कोड क्या है, MZO001, ठीक है। जब इसको आप देखेंगे तो आपका जो है इसमें 4 क्रेडिट लिखा होगा, या फिर जो भी 8 क्रेडिट या 4 क्रेडिट आपका लिखा होगा। इसी क्रेडिट पे जो है डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिकल कितने दिनों का होगा। अब क्रेडिट सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो जाकर एक मेरा वीडियो है क्रेडिट सिस्टम पे, उसको ज़रूर देखिएगा कि क्यों इतने दिनों का प्रैक्टिकल होता है और इतने घंटे का, डेली 8 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होता है, और कितने दिन चलता है। एक सेमेस्टर की बात करें तो 15 दिन चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे में कर आपका पूरा प्रैक्टिकल का शेड्यूल होता है 2 साल का। 1 साल की बात करें तो टोटल 28 डेज़ का जो होता है। तो टोटल 28 डेज़ यानी कि 56 डेज, सॉरी 56 डेज़ का होता है, ठीक है। टोटल 28 डे और उसमें 56 डे, जिसमें आपको जो एक करना कितना जाना, एक में आपको कम से कम 4 दिन का छूट मिल सकता है एक प्रैक्टिकल, एक सेमेस्टर, एक पूरे कंप्लीट ईयर में, ठीक है। तो ये आपका यानी कि आप 28 डेट का है तो 28 डेज़ का है, तो उसमें आपको 24 डेज़ जा सकते हैं, जाना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये 4 डेज़ का लीव इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट जॉब में होते हैं, तो उनको कंटिन्यू 12 दिन से ज़्यादा लीव नहीं मिलता है। तो लीव लेने जाने के लिए उनको बीच बीच में छुट्टी ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 दिन का, ठीक है, एक सेमेस्टर में, और दोनों सेमेस्टर मिलाकर यानी 1 साल का पूरा मिलाकर 4 दिन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, और ये करना कंपलसरी ही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था कि क्या प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है, तो जी बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल कब होगा, कैसे होगा, ये आपका स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो कब करवा लें, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं बहुत सारे स्टडी सेंटर, तो अपने अनुसार जो है करवाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो जब भी आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर जब भी लिखा रहेगा MZOL,
ये लिखा है एल वाला शब्द जहाँ पर दिखेगा आपको पता चल जाएगा इससे कि आपके सब्जेक्ट में लैब है कि नहीं है, प्रैक्टिकल है कि नहीं। जहाँ एल है वहाँ लैब भी होगा, लैब है तो यानी प्रैक्टिकल है, ठीक है। 001 है तो एक प्रैक्टिकल होगा, 002 है तो दूसरा होगा, 003 है तो तीसरा, एंड 004 है तो चौथा। जितना प्रैक्टिकल होगा उतने यहाँ पर जो है कोड लिखे होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर आउट होगा, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिकल के बारे में पता चल गया, कितने दिनों का होगा, कैसे होगा, ये आपको पता चल गया। जनरली एमएससी वालों के लिए एक सेमेस्टर में जो होता है, पूरा एक सेमेस्टर की बात करें तो 120 घंटे का प्रैक्टिकल क्लासेस करना कंपलसरी है। जब इसको हम 120 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है, 115 क्या आता है, 15 आता है। 15 यानी 15 दिन हो गए, ठीक है ना। तो डेली 8 घंटे करेंगे, टोटल 120 का होता है। डेली 8 घंटे के हिसाब से आपको 15 दिन जो है करना एक सेमेस्टर में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि क्यों 15 दिन का होता है। प्लस आपको क्रेडिट सिस्टम नहीं पता है तो क्यों 120 ही दिन रखा गया है, तो ये आपके क्रेडिट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि 120 दिन क्यों रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या उसके नियम है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है, उसके साथ साथ और कैसे किस वे में लिखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप जो हम बात करेंगे कि रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो देखेंगे ये हमने डाउनलोड किया इग्नू की साइट से। यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट आपने कोर्स जो अपने या फिर प्रोग्राम आपने जो लिया है वो क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है इसलिए उसको करना ज़रूरी है। इसी ये कोर्स ये जो ऑब्जेक्टिव है और जो आप करेंगे उसको करके सीखने पर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे जो है तो लर्न आर रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग थिंग्स, ये सब सारी चीज़ें करना। ये जनरल जो ये नियम है ना, केवल एक कॉमन प्रोग्राम के लिए नहीं, केवल एक सिंगल प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, जो भी जिस प्रोग्राम में लैब है ये सभी के लिए वैलिड है नियम, ठीक है ना। तो हर प्रोग्राम्स का अलग अलग थोड़ा थोड़ा बहुत लिटिल मोल डिफरेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो होता है सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि लर्नर आर रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग थिंग, जो भी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको ये सारी चीज़ें जो है करना जरूरी है। पहला देख सकते हैं, गो थ्रू द स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल द थ्योरी कोर्स प्रॉपरली एज इन हिज प्रैक्टिकल कोर्स एज यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज लर्न फ्रॉम दीज थ्योरी कोर्सेज। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो ये सब चीज़ें दी गई हैं, जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान धारा है, ये सब जो है टीवी रेडियो है, इन सब पे सारे जो है स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा और भी यूट्यूब है, ठीक है। बाकी पोर्टफोलियो कैसे तैयार होता है, आपका कैसे करना है, आइए यहाँ पर देखते हैं। ये मेन होता है ये पोर्टफोलियो आपका, ऐसे ही इसी शेड्यूल में आपका प्रैक्टिकल करवाना होता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल होता है, टोटल प्रैक्टिकल आपका कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है, आपका 40% जो होता है पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का होता है कि चलिए इसको लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कितना परसेंट पासिंग होता है, 14% जो होता है पासिंग होता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो होता है, मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल है, कोई भी है, बायोलॉजी वालों के लिए बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर दे दिया जाए कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है मेथड को करना है, तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपको दिया होगा क्वांटिटी एक दिया होगा, फिर उसका मार्क्स दिया होगा, आप उसी के अनुसार जो है करेंगे। और ये शेड्यूल भी दिया रहता है, यहाँ पर डेट भी दी रहती है कि किस डेट को कौन सा आपको करना है, एक डेट में कौन सा आपका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है और इसी के अनुसार आपको करना पड़ता है। अब सभी पोर्टफोलियो को जितना भी दिया आपको हैंड रिटन लिखना पड़ता है, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपके पास आ गया होगा लैब 1 का, लैब 2 का, लैब 3 का, लैब 4 का, जिसको जो देना है उसका स्टडी मटेरियल आपके पास आ गया होगा। उस स्टडी मटेरियल से देखकर आप सभी को क्या करना है, हैंड रिटन लिखना है, ठीक है ना। अगर आगे बात करते हैं, उसमें अपना सारा जो आप प्रैक्टिकल लिखेंगे उसमें सब कुछ अपना जो है इनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर नेम, रीजनल सेंटर नेम, कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपका लिखना होता है फ्रंट पेज पे, ठीक है। जनरल के लिए आप सबमिट कहाँ करना पड़ता है, तो आपके अपने स्टडी सेंटर पे आपको सबमिट करना पड़ता है। वेयर यहाँ पर दिया है
कि व्हेन सबमिटेड प्रैक्टिकल वर्क प्लीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग। तो कब सबमिट करना है, तो जनरल जो होता है ये स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है कि कब आपका स्टडी सेंटर जो होता है प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाता है, उसी के अनुसार वो उसका सबमिट भी कर लेता है और वाइवा भी ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको स्टडी सेंटर पे जमा करना है और ये हर चीज़ के लिए वेरी कर सकता है, किसी के लिए सेम नहीं है। हर कोर्स के लिए, हर प्रोग्राम के लिए वेरी करेगा, क्योंकि ये टोटली स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है कि स्टडी सेंटर कब करवाता है। ठीक है, जनरली कहाँ सबमिट होता है, तो आपकी स्टडी सेंटर पे होता है। ठीक है, और क्या क्या लेकर जाना पड़ता है, तो इग्नू आइडेंटिटी कार्ड आप जरूर लेकर जाइएगा, और एक जो आपने एग्ज़ाम फ़ीस भरा होगा, सॉरी पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया होगा या फिर एग्ज़ाम फ़ी भरा होगा, तो प्रैक्टिकल का जो आपका फ़ी आपने भरी है कि नहीं भरी, उसका जो बिल जो है आप ज़रूर लेकर जाइएगा। बिना उसके आप जो है नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकल। जब तक आप प्रैक्टिकल की फ़ी नहीं भरते हैं तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल की फ़ी भरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं भरा है तो ऑफलाइन भी इग्नू जहाँ पर स्टडी सेंटर है आप वहाँ पर जाकर भर सकते हैं। उसके साथ साथ आप बैंक में रेमिटेंस फॉर्म कुछ कर कर भरा जाता है, उसके थ्रू भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि एक रिसिप्ट, यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फ़ी रिसिप्ट आपको ज़रूर लेकर जाना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी इज़ वैलिड ओनली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फॉर विच इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड। जिस ईयर के लिए डिपॉजिट किया है उसी ईयर में आप अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आपको एक फ़ी देनी पड़ सकती है प्रैक्टिकल की। ठीक है, उसका हैंस पे द एग्जाम फ़ी ओनली आफ्टर द चेकिंग यूर प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद टेबल है, टेबल ऑफ 50 एक्टिविटी, आपने ऊपर जो टेबल देखी है, और प्रोडक्शन पोर्टफोलियो गिवन इन दिस प्रैक्टिकल मैनुअल। तो ये जो ऊपर टेबल दी गई है ना, उसी के शेड्यूल के अनुसार ही आपका पूरा प्रैक्टिकल आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर वाले करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसी के अनुसार जो है लिख कर लेकर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द एक्टिविटी टुगेदर इन वन फाइल। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वन फाइल में हो। ठीक है, वन फाइल में नहीं, दो मैनुअल भी लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल एक ही मैनुअल लगे, आप दो मैनुअल भी, अगर एक मैनुअल में नहीं आ रहा है क्योंकि पेजेस एक मैनुअल में कम हो सकती हैं, तो आप दो पेजेस जो हैं, दो मैनुअल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो मैनुअल आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स, सॉरी इवेल्युएशन ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है learner have fill the examination form to appear in the term in the examination of this course likely any other course of the program, but the nature of term in the examination is of this practical course will be different। यहाँ पर देखते हैं क्या है द टर्म इन द एग्जामिनेशन। आपका जो होता है, यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स का है टोटल। इवोल्यूशन होता है 100 मार्क्स का। आपका वाइवा होगा, आपका जो देखिए ये पूरा प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का होता है। आपका 80 मार्क्स का जो होता है प्रैक्टिकल रहेगा और 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, वाइवा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका, 40% पासिंग है, आपको पास करने के लिए 40 चाहिए होता है। ठीक है, ड्यूरेशन कोर्स क्या होता है, ड्यूरेशन रिलेटेड टू नॉम, तो ये अलग अलग होता है अलग अलग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जैसे कि एमएससी के लिए बात करें तो 8 घंटे पर डे होता है, टोटल 120 दिन होता है, टोटल 120 दिन होता है, और 8 घंटे पर डे के हिसाब से 15 दिन तक हो सकता है। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कितने दिन जाना कंपलसरी है, तो आपको मान लीजिए आपको 15 दिन है, तो 15 दिन का 70 से 80% डेज आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है, यानी कि 2 दिन मैक्सिमम आप लीव ले सकते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज में बात करें तो 80% मान लीजिए आपको अटेंडेंस बनाकर ही रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जनवरी देखिए 2 बार एडमिशन होता है इग्नू में, जनवरी साइकिल में होता है और जुलाई एडमिशन साइकिल होती है, 2 साइकिल होती है। तो ये जो यहाँ पर दिया है कि जो बच्चे जो होते हैं कि कब सबमिट करना होता है और कहाँ सबमिट करना होता है, आगे बात करेंगे। तो इन दोनों में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, और दोनों का जो है कैसे प्रैक्टिकल होगा। जनरली जो होता है जुलाई सेशन वालों के जुलाई सेशन वालों का प्रैक्टिकल जनरली जुलाई में ही होता है, जून में होता है, जुलाई में होता है, आगे भी जा सकता है, अब मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी सेंटर। पर जो है आगे ज़्यादा दिसंबर में नहीं जाता है, क्योंकि दिसंबर में जनवरी सेशन वालों का करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे वेयर टू सबमिट, तो कहाँ सबमिट करना है आपको, आपके स्टडी सेंटर पे फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो होता है फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम द स्टूडेंट्स शुड सबमिट इट प्रोडक्शन फोलियो थ्रू LMS। जो ऑनलाइन प्रोग्राम जितने भी हैं आप जो सबमिट करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे, LMS के थ्रू जो है सबमिट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द कीप ए कॉपी ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क विथ यू।
तो एक आप सबमिट करें तो ठीक है ऑनलाइन फिर भी एक जो है कॉपी अपने पास जो है लेकर रखिएगा, ठीक है। जनरल होता है कि मान लीजिए कभी आपका मार्क्स अपडेट नहीं होता है तो आप उस कॉपी के थ्रू जिस पे आपका टीचर का या फिर आपके जो भी टीचर प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उनका सिग्नेचर है, तो आप उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ पर ऑलरेडी कर देता है। एमएससी के केस में ऐसा नहीं है, बाकी अदर जो है उन अपना देख लेंगे, ठीक है। अगर लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन प्रैक्टिकल वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नियम के अनुसार है 30 जून होना चाहिए जुलाई सेशन वालों के लिए, और 31 दिसंबर होता है टर्म इन एग्जामिनेशन जनवरी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली जो है डिपेंड करता है ऑन योर स्टडी सेंटर, ठीक है। जनरल की बात कर रहे हैं भाई नियम के अनुसार, ठीक है। वी इन द टच विथ योर स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लास्ट डेट, ठीक है ना, ये यहाँ पर बोल भी दिया है, ठीक है। तो लास्ट डेट आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर पर डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ के उनके कॉन्टैक्ट में रहना है और पता करते रहना कि लास्ट डेट क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो लिंक विंक दिया है आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं ये सब आपने देख लिया, तो अब आप मैनुअल कैसी आपको बनानी है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि बायोलॉजी का मैनुअल हो, फिजिक्स का मैनुअल हो, केमिस्ट्री का मैनुअल हो, किस टाइप के मैनुअल पे आपको बनानी है। तो मैं आपको एक बार मैनुअल शो कर देती हूँ कि ऐसे मैनुअल पे आपको बनानी है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद मैं एक डेमो के साथ दिखाऊंगी आपको कि प्रैक्टिकल कैसे प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनानी है, साथ में प्रैक्टिकल लिखना कैसे है, ठीक है। अब एक और बात हम बताना भूल गए कि ये एक नियम एमएससी वालों के लिए, खासकर एमएससी वालों के लिए जो लिखने का नियम है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आइए उस नियम के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम मैनुअल देख लेते हैं, किस प्रकार के मैनुअल पे आपको लिखना है, ठीक है। आइए, तो आप ये बायोलॉजी का मैनुअल देख रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल, क्लास 10th 12th में आपने प्रैक्टिकल बनाया होगा, प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है ना। सेम वैसा ही मैनुअल है, इसी मैनुअल पे आपको बनाना है, ठीक है। अंदर एक साइड वाइट और एक साइड लाइन खींची रहती है और उसी पे आपको जो है पूरा बनाना रहता है, ठीक है। अगर एक मैनुअल पे आपका नहीं आता है तो आप 2 मैनुअल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम नियम बात करते हैं, किस नियम से आपको लिखना है। ये मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, उनको नियम पता ही नहीं है कैसे लिखना है, और कैसे भी कर जैसे कि क्लास 12th 11th में लिखते थे, और वैसे ही जो है बायोलॉजी का जो एमएससी वाले हैं वैसे ही उठाकर जो है फिर से अपने से लिखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि आप एमएससी में आ चुके हैं, एक कह सकते हैं मास्टर डिग्री ले रहे हैं और एक रिसर्चर बनने जा रहे हैं, तो आपको एक रिसर्च की तरह लिखना है, ना कि आप बच्चे की तरह लिखें, ठीक है। आइए बताते हैं कैसे आपको लिखना है। देखिए, ये गाइडलाइन है जूलॉजी वालों के लिए, जूलॉजी प्रैक्टिकल लिखने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, और ये निर्देश जो दिया गया है ये स्टडी सेंटर वालों के थ्रू दिया गया है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, सभी स्टडी सेंटर वालों के लिए ये वैलिड है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पूरा लिखा है कि यदि यह गाइडलाइन जूलॉजी प्रैक्टिकल लिखने के लिए बहुत ही उपयोगी और स्पष्ट है, इसमें सभी जरूरी बिंदु शामिल किए गए हैं जो एक छात्र को प्रयोगात्मक कॉपी तैयार करते समय ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखने नहीं चाहिए, रखना ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, नोटबुक का चयन। नोटबुक का चयन कैसे करना है। प्रैक्टिकल कार्य के लिए हमेशा मोटी, अच्छी और गुरुत्व वाली नोटबुक का उपयोग करें। नोटबुक यानी बायोलॉजी का मैनुअल यूज़ करिएगा, ठीक है। हो सकता है तो मोटी लेंगे तो एक ही में हो जाएगा, अगर पतली ले रहे हैं तो 2 आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। पेन का यूज़ कैसे करना है, आपको कलम का उपयोग कैसे करना है। देखिए, पूरी प्रैक्टिकल कॉपी में केवल नीली स्याही से ही लिखें, केवल और केवल नीली स्याही से लिखें, यही मेन पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ब्लैक और नीली दोनों यूज़ करते हैं, और हेडिंग भी ब्लैक से देते हैं, लिखते नीली से है। तो यहाँ पर जो क्योंकि मास्टर डिग्री में है तो आप यहाँ पर केवल और केवल नीली से लिखेंगे। आपको एम से भी लिखना है, हेडिंग भी देनी है, आपको ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका प्रिकॉशन सब कुछ है, आप जो किससे लिखेंगे, नीली से लिखेंगे। और फिर उसके अंदर जो उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसको भी नीली से ही लिखेंगे, ठीक है ना। चाहे आप हेडिंग लिखें या अन्य किसी भाग के लिए ब्लैक या अन्य रंगों का प्रयोग ना करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आएंगे डायग्राम देखिए, डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो बड़े हो गए हैं आप लोग, तो डायग्राम में जनरल क्या करते हैं, आप पेन का यूज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पेन का यूज़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ड्राइंग या स्केच बनाने के लिए केवल पेंसिल का उपयोग करें, नोट का उपयोग ही करें। रेखा चित्र को साफ सुथरा और लेबल सहित बनाएं। तो आपको लेबल तो करना ही है, जनरल हर कोई करता है लेबलिंग, लेकिन जो डायग्राम बनाना है पेन से यूज़ नहीं करना है, केवल और केवल पेंसिल यूज़ करना है, केवल और केवल पेंसिल। तो आप देख पा रहे हैं, यानी कि पूरे आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में जो प्रैक्टिकल होएगा उसमें आपको क्या क्या यूज़ करना है, केवल पेंसिल यूज़ करनी है और केवल नीला पेन यूज़ करना है, ठीक है। हेडिंग का लेखन कैसे करना है।
हेडिंग को अंडरलाइन ना करें। देखिए मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग को अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन भी नहीं करना है, ना करें, बल्कि आप बड़े कैपिटल अक्षरों में उसे लिख सकते हैं, कैपिटल अक्षरों में लिख सकते हैं ताकि वो अलग दिखे। ठीक है, आप उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, कोई बिंदु नहीं, कोई ऐसा एरो नहीं लगना है, कोई बिंदु नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। अगर सॉरी, अगर आपको आई एम रियली सॉरी, बोलते बोलते गला बैठ गया। ठीक है, तो अगर आपको हेडिंग लिखना भी मतलब बताना है कि ये पॉइंट है, तो आप नंबरिंग आपको करनी है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखेंगे, 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट देख सकते हैं, स्टार, एरो, बुलेट ट्रूस कहते हैं, बुलेट टूस कहते हैं, आदि चिन्हों का उपयोग ना करें। अगर किसी प्रक्रिया को चरणबद्ध लिखना है तो संख्या 1 2 3 या डैश का उपयोग करें। ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है कि 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर स्टार दे दिया, नहीं करनी है, फिर बिंदु दे दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको लिखना है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में लिखा है आपने, या फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखा, तो बहुत सारे मटेरियल रिक्वायरमेंट होंगे, तो मटेरियल पहला आपको क्या रिक्वायर्ड हुआ, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, या फिर डैश देंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ओके, तो ये हो गया चिन्हों का उपयोग करना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट 6 की, तो लाइनिंग नियम क्या होते हैं, लाइनिंग नियम क्या होता है ये देखते हैं। प्रैक्टिकल को लगातार लाइन बाय लाइन लिखे, बीच में खाली लाइन ना छोड़े, केवल नई हेडिंग शुरू करते समय एक लाइन छोड़ें। तो देख लिया आपने। तो ये नहीं है कि प्रैक्टिकल आपने मान लीजिए यहाँ पर हेडिंग दे दिया और यहाँ पर ऐसे लिखा, फिर यहाँ पर जगह छोड़ दी, फिर यहाँ लिखा, फिर ऐसे 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 नहीं, ये पूरी लाइन ऐसे भरनी है, आपको पूरी भरनी है। जब हेडिंग आपने बदली, यहाँ दूसरी हेडिंग आई, तो एक लाइन छोड़ दिया आपने, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया। तो देख रहे हैं, ऐसे लिखना है आपको, ये लिखने का नियम है। और लास्ट पॉइंट है, सहायता के लिए आपको कहाँ जाना है, कोई आपको परेशानी है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे करना है, कैसे लिखना है, तो आप अपने काउंसलर, शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल का नियम था। आई होप कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे डाउट आपको क्लियर हो चुके होंगे। हाँ, आने जाने का समय आप देख पा रहे हैं। हाँ, ये भी है, बहुत सारे लोग जो है नहीं आते जाते हैं और घर एक दो बार आकर वहीं अपना पूरा कर लेते हैं। तो स्टडी सेंटर के नियम पे डिपेंड करता है कि स्टडी सेंटर कितना स्ट्रिक्ट है, कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना। ये सब जो है आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हमारा टेलीग्राम जो हम टेलीग्राम बता रहे हैं आपको, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम है बबीता डैश कंटिन्यू है यादव डैश 48, ये टेलीग्राम लिंक है मेरा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपको जो है एमएससी वाले हैं, मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन करना है मोस्टली आप इनसे कर सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ें बता देंगे। उसके साथ साथ आपको जो है बहुत सारी हेल्प वहाँ मिल सकती है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो भी इग्नू से निकल कर आता है, जो भी अपडेट नहीं आती है, उस पर मैं शेयर करती हूँ। आप जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड चाहिए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को। साथ साथ में मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेंबर वालों को आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। और वीडियो को नीचे जो है हाइप का ऑप्शन रहता है कमेंट बॉक्स के साइड में, वीडियो को जरूर हाइप कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।